सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है 8/3/2014 में पूछे गए जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सभी को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, आपके माइंड में सेट करूंगा। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरा टॉपिक मैं आपको याद कैसे कराता हूं जिससे कि आपको दोबारा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, ऑल सब्जेक्ट जीके का आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिन क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हो और जो क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ते हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल चलाते हैं। बात करते हैं आपातकाल की। भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के आपातकाल है। आपातकाल नंबर 1 आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो लगता है। दूसरे नंबर का राष्ट्रपति शासन होता है जो आपका 356 के तहत लगता है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर का आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगता है। 99% मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ ये 3 क्वेश्चन कवर करते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपको कंप्लीट आपातकाल के आर्टिकल याद कराऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है। ट्रिक क्या है आपातकाल की? आर्टिकल नंबर 352 से लेकर मैं आपको 360 तक याद कराता हूं। देखिएगा कैसे याद होते हैं। 352 से 360 एक लाइन याद रखनी है आपको। ऊपर, बच्चों में लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, राइटिंग अच्छी नहीं आने की। ऊपर कवि से नानी ने बात की थी। ये लाइन तो सभी स्टूडेंट याद रख सकते हैं। 8 आर्टिकल याद होंगे आपके, क्योंकि यदि 3 क्वेश्चन या आपके आर्टिकल के 352 ने पूछा जा, 356 और 360 का क्वेश्चन एग्जाम में न पुट अप किया जाए, इसके अलावा आर्टिकल पूछ लिया जाए, आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 1 ऊ से बनता है आपका उद्घोषणा आपातकाल की। आर्टिकल नंबर किस में आपका? ये 352 में ये वर्णित है जी, उद्घोषणा आपातकाल की। इसके बाद बनता है आपका आर्टिकल नंबर 353 में क्या है? पैसे बनता है आपका प्रभाव किसका? उद्घोषणा का। आपातकाल की उद्घोषणा का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में वर्णन है आपका आर्टिकल नंबर 353 में। रे से बनता है आपका राजस्व का विवरण। देखिएगा, राजस्व का विवरण। यदि क्वेश्चन ये पुट अप किया जाए आपसे कि आपातकाल के समय जो राजस्व का वितरण होता है किस अनुच्छेद के तहत आपका होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका 54। देखना, कुछ नहीं करना है आपको, 52 से स्टार्ट करना, 52, 53, 54। रे से बनता है राजस्व का वितरण। इसके बाद आपका कैसे बनता है? आपका कैसे कौन सा आर्टिकल बनेगा? आपका कर्तव्य संघ का शांति बनाए रखना। ठीक है जी, ये आपका कौन से आर्टिकल में है? ये आपका देखो 52 हमारा ये हुआ, 53 ये हुआ, 54 ये हुआ, कर्तव्य है 55। कर्तव्य किसका? कर्तव्य संघ का शांति बनाए रखना किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 355 के तहत होगा। इसके बाद वी से क्या बनता है आपका? विफलता राज्यों की। दोषी कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। आपका ये 56 में है आपका आर्टिकल नंबर में। इसके बाद आपका सी से बनता है शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल नंबर 57 में होगा, 357 में। इसके बाद ना, यहां से 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे जो कि जो फैक्ट है जिसमें क्वेश्चनों में जो आपको पता होना जरूरी है। ना से बनता है आपका निलंबन। क्या बनता है जी? निलंबन। यदि आपातकाल आपका 53, जो 52, 53, 54, 55, 56, 57 हो चुका है हमारा। 58 में क्या है? यदि आर्टिकल आपका 358 का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है आपका? आर्टिकल नंबर 19 का निलंबन हो जाता है आपातकाल के समय। किस आर्टिकल के तहत? 358 के तहत। स्वतंत्रता है ना जो आपकी 19वें आर्टिकल में, सारी खत्म। किस आपातकाल? आपके 53 के 58 का इस्तेमाल यदि कर लिया तब। इसके बाद आपका 58 के बाद ने से क्या बनता है आपका? निलंबन मूल अधिकारों का। यदि आर्टिकल 359 का इस्तेमाल किया जाता है तब आपका निलंबन हो जाता है किसका? मूल अधिकारों का। आर्टिकल नंबर 19 का हटाया जाएगा आपका 58 के तहत, 358 के तहत। मूल अधिकारों का निलंबन 359 के तहत। इसके बाद 60 में आपका आर्टिकल नंबर 60 है, वी से बात से बनता है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि आपका आर्टिकल नंबर 360 में है। सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जिनके समझ में अभी तक नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ है, अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। आपका आपातकाल के समय ना जो स्वतंत्रता है
आर्टिकल नंबर 19 में वो समाप्त हो जाती है। वो कौन से के तहत? 358 के तहत। मूल अधिकार का जो आपका निलंबन होता है वो आपका 359 के तहत किया जाता है। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सभी स्टूडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है? इसका आपका राइट आंसर है, वो सभी को पता है भारत की राजभाषा क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी, सभी को पता है। अब राजभाषा की बात आई है, लगभग टॉप 10 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं इसे आपसे राजभाषा की, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कंप्लीट क्लास देखनी है सिर्फ आपको, बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे कवर करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। जो राजभाषाओं का वर्णन है या राजभाषा का उल्लेख है किस भाग में है? भाग नंबर 17 है जी आपका। अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपके? 343 से लेकर आर्टिकल नंबर 343 से लेकर आर्टिकल नंबर 351 तक है। बच्चों भी राइट हैंड ठीक नहीं हुआ मेरा भी, अभी लेफ्ट से लिख रहा हूं, थोड़ा राइटिंग गंदी आएगी, एडजस्ट कर लेना। 3 क्वेश्चन आपके ये कवर हुए। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम जब ये आपका आयोग बनाया गया था? 7 जून 1955 की बात है। राष्ट्रपति जी थे उस टाइम हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। बीजी खेर का नाम याद रखना है आपको। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? नाम याद रखना है आपको, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ये बात करते हैं आयोग की। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रतिवेदन 1956 में आपका राष्ट्रपति जी को सौंप दिया था। ठीक है जी। इस रिपोर्ट का अपना परीक्षण किया गया था। एक जो मतलब राष्ट्रपति जी को सौंपी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे जी? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, पंडित बल्लभ पंत। बात करते हैं जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? उसके अध्यक्ष थे आपके बीजी खेर। और जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, प्रतिवेदन दिया था, राष्ट्रपति जी को सौंप दिया था 1957 में। एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की थी। उस संसदीय समिति जो थी ना, वो जो रिपोर्ट की जांच कर रही थी, जिसके जो परीक्षण किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ जी आपके क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। इतना सभी को पता चला है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाओं का वर्णन था बच्चों? 14 भाषाओं का वर्णन था। 15वें नंबर की भाषा जो आपकी जोड़ी गई थी, इसका आपको पता होना चाहिए, सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। संविधान संशोधन कौन से के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 1967 में। 1967 में यदि ये पूछा जाता है कि 14 के बाद 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। संविधान संशोधन 21वां 1967 में 15 भाषाएं हुई। इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई है आपकी। उन्हें कैसे याद करोगे? उन्हें याद करोगे आप नमक से। कैसे? ने में के, नमक। ने से बनता आपका नेपाली, मैं से बनता आपका मणिपुरी, कैसे बनता आपका कोंकणी भाषा। ये आपकी कौन सी संविधान संशोधन के तहत आपकी जोड़ी गई थी? नमक जोड़ा गया था आपका, नमक जोड़ा गया था आपका 71वें संविधान संशोधन के तहत। 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं हुई? 14 के बाद 15, 15 3 कितनी होती है बच्चों? 18। इसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। उनको कैसे याद करोगे? उन्हें याद करना है आपको बदमाश से। किससे? बे दे मा से। बै से बनता आपका बोर्डो, दे से बनता आपका डोगरी, मैं से बनता आपका मैथाली, से बनता आपका संथाली। बोर्डो, डोगरी, मैथाली और संथाली ये आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 2003 में। और इसके पश्चात टोटल कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाएं टोटल वर्तमान में हमारे संविधान में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप कवर करते चलिएगा। कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सत्य में जयते कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। बच्चों 2 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, एक तो मुंडक उपनिषद आएगा, एक मुंडको उपनिषद आएगा। कौन सा आएगा जी? देखो मांडुक्य नहीं, मुंडक उपनिषद से आपका लिया गया है सत्य में जयते। यह है प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट ना सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं, जब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आई है तो क्वेश्चन तो बनने निश्चित है। राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है ना, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में ना भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते उल्लेखित है। इतना सभी को पता है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। 4 पशु भी अंकित है इस पर।
कितने पशु पशु है इसमें? 4। संख्याओं में 1 2 3 4 4 पशु है। यदि कुल पशुओं की संख्या बोल रहे हैं तो 7 पशु की संख्या बैठती है। कौन कौन सी? एक तो जी हाथी है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। एक हाथी हुआ, एक आपका बैल हुआ जिसकी फोटो इसमें बनी हुई है, एक आपका घोड़ा हुआ, और आपका 4 हुए सिंह, शेर जिन्हें बोलते हैं शेर। 4 1 5 1 6 1 7 टोटल यदि पशुओं की संख्या बोल रहे तो 7 है। यदि हम डिजिट की बात करें, एक घोड़ा बैल हाथी, हाथी और घोड़ा बैल हाथी और सिंह, ये 4 आपके क्या बनते हैं? ये आपके 7 तो पशु है टोटल और 4 ये डिजिट में है। इतना आपको पता चल चुका है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट तथा तिलक ने। एंड ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, एनी बेसेंट तथा तिलक ने। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ना प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण को ना कम करना था। होम रूल का एक ये आंदोलन के रूप में ना 1970 से 1907 के बीच ना आयरलैंड में ये चलाया गया था। इतना भी आपको पता होना चाहिए। तिलक और एनी बेसेंट का नाम याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 5, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका नारे वाले ना 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ रिवाइज करेंगे ना, क्योंकि बार बार फिर यदि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे विदाउट रिवाइज किए बनना चले गए ना एग्जाम में गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था आपका? ये नारा था आपका सुभाष चंद्र बोस जी का था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट नारे हैं उनको भी रिवाइज करते हैं साथ के साथ। एक आपका पूछा गया था इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, 2 नारे किसके? भगत सिंह के। भगत सिंह के नारे जो आपके 2 हैं कौन कौन से है जी? मैं भगत सिंह लिख देता हूं, पेन कहां गया? भगत सिंह के 2 नारे हैं कौन कौन से? इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह के कवर कर लिए हमने। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी ने 3 नारे दिए हैं, करो या मरो, भारत छोड़ो और हे राम। करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ये आपके महात्मा गांधी जी के हैं। लाल बहादुर के जी के 2 नारे थे आपके, जय जवान जय किसान। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भी 2 नारे थे आपके, पूर्ण स्वराज आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस जी के आपके नारे, एक तो ये आपका था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। दिल्ली चलो, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। ये इतना की जानकारी इस क्वेश्चन से सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? बच्चों 2 अक्षांश होते हैं, एक उत्तरी अक्षांश होता है, एक दक्षिण अक्षांश होता है। ये तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया। यदि है ना ये 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी देशांतर के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन दे देते तो गलत होने के चांस 90% बन जाते। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पहले राइट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है जी? 37, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कंप्लीट डिटेल बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन में अच्छी तरीके से पुटअप ही नहीं किया था। अब बात करते हैं हम, ये देखिएगा ये पूरा भारत का मैप है। जो भारत यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे जहां ब्लैक पेन चला रहा हूं मैं, 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका ग्लोबल है पूरा। जो ये आपकी ये वाली रेखा होती है ना बच्चों, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। एम है ना, एम ऐसी लाइन है ना ये आपकी, ये वाली जो पड़े वाली रेखा होगी अक्षांश बोल देंगे। जो खड़ी रेखा होती है उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। चलो अब मैं बात करता हूं। अब ये देखिएगा यहां से कौन सी रेखा पे जा रहे हैं हम? उत्तर की ओर जा रहे हैं और अक्षांश रेखा पे चल रहे हैं। यहां से ये वाली अक्षांश भी तो चल रहे हैं, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए क्या बोल लेंगे? उत्तरी अक्षांश। दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा क्लियर करो कॉन्सेप्ट। ये हम यहाँ पे पहले 0 पर है, मान लिया सपोज करो 0 डिग्री कहाँ होगा? ये वाला पैटर्न होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी देशांतर रेखा। जो भारत स्टार्ट होता है ना, ये वाला स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐसा ये है भारत। देखो 0 से 1 2 3 4 5, जैसे ही हम 8 पाएंगे यहाँ से भारत स्टार्ट हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर। कौन सी रेखा पे जा रही है? अक्षांश पर। किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर की ओर जा रही है। तो इसलिए पूरा बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है? ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है जी बात। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है देशांतर का, वो कैसे याद रखोगे? देखिएगा जो हमारी मानक समय रेखा यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5, जो भारत स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? 68 डिग्री 60 मिनट। किस दिशा में जा रहे हैं बच्चों? पूर्व में।
कौन सी रेखा पर चल रहे हैं? देशांतर पे। तो यहां पर क्या बोला जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब सभी को क्लियर हुआ है। जब हम अक्षांश रेखा पर चलेंगे उत्तर की ओर, तब बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब हम बात करते हैं देशांतर की, तब क्या बोलना है? 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व की साइड जा रहे हैं, पूर्वी देशांतर रेखा पर जा रहे हैं देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको ट्रिक से याद करोगे कैसे? एक नंबर ना याद करना, 84 376 687 97 25, ऐसे याद कर लेना, आपके याद हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा क्वेश्चन है, यहां से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है भारत की? ये आपकी कितनी है जी? एक तो 2 लंबाई आती है, एक तो आती है 2 9 3 3, एक आती है 1 2 3 4। देखो तरीका, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। अब ये एक आती है आपकी ये वाली लंबाई। अब ये देखो ज्यादा लंबा किधर से है भारत? लंबाई किधर है? ये आपकी उत्तर से दक्षिण वाली। तो इसका मतलब 1 2 3 4 3214 तो है आपका उत्तर से दक्षिण विन्यास भारत का। और आपका पूर्व से पश्चिम कितना है? दोनों कैसे याद करोगे? 2 9 3 3 2933 आपका क्या है? पूर्व से पश्चिम। 2 क्वेश्चन यहां से कवर हुए। अब बात करते हैं जो सबसे पूर्वी जो आपका लोकेशन है भारत की, वो कौन सी होती है और किस राज्य में आपकी वो स्थित है? सबसे पूर्व में आपका है अरुणाचल प्रदेश। एक आपका वलांगू पड़ता है 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर। एक होता है आपका कीबुथु है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जबकि भारत का विस्तार कितना? 97 डिग्री 25 मिनट तक है जी। आगे इससे आगे भी है, लेकिन लोकेशन तो यही काउंट होगी ना हमारी, क्योंकि आगे तो जगह है पूरी। यदि आपके ऑप्शन में हो वलांगू तो आप वलांगू लगा दीजिएगा, यदि हो कीबुथु तो आप कीबुथु लगा देना। जैसा भी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा आप आंसर लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूं पूर्वी के बाद पश्चिमी। सबसे पश्चिमी जो आपका लोकेशन है भारत की, गुजरात राज्य में है सरक्रिक, गुहार मोता के पास। ये गुहार मोता भी ऑप्शन में आता है आपका। अब मैं बात करता हूं भारत की सबसे उत्तरी सीमा, इंदिराकोल है आपकी। और जो सबसे दक्षिण सीमा है वो आपका, एक आता है आपका इंदिरा पॉइंट, एक तो आता है आपका इंदिरा पॉइंट जो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ठीक है जी। एक आता है आपका इंदिरा कोल। और इंदिरा पॉइंट को याद कैसे रखोगे बच्चों, एक बात बताओ, जब मोबाइल पर कॉल आती है तो क्या देते हैं? उत्तर। इसका मतलब कॉल तो उत्तर में है, इसका मतलब उत्तर दिशा में कौन सा है? इंदिरा कोल। और भाई जब कॉल उत्तर की कॉल दोगे तो पॉइंट आपका दक्षिण में हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन समुद्र करता है जी आपका। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ना भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इतना आपको पता ही है। दक्षिण में दक्षिण महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर है, इतना भी आपको पता है। जो आपका है ना मेडिटेरियन समुद्र है, भूमध्य सागर, अफ्रीका को ना यूरोप से अलग करता है। इसे हिंदी में क्या बोल लेंगे आप? हिंदी में इसका नाम होता है आपका भूमध्य सागर। यह अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जुड़ा होता है। इतना इस क्वेश्चन से जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बर्फ पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा आयतन घट जाता है। क्या होता है जी? आयतन घट जाता है, बढ़ता नहीं है जी, आयतन घट जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बर्फ का घनत्व ना पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, एवं इस कारण बर्फ पानी पर क्या होती है? तैरती रहती है। बर्फ पिघल कर गया ना, पानी बर्फ पिघल, जैसी बर्फ पिघली आपका पानी बना, तब इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर ना उसका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों के रिकेटस की बीमारी होती है? विटामिन टॉपिक इंपोर्टेंट है, फेवरेट है टीसीएस का। एक क्वेश्चन फिक्स है जी, आना निश्चित है बिल्कुल, इसलिए मैं आपको सभी के सभी रिवाइज कराऊंगा लगातार, जैसे मैं रिवाइज कराता आ रहा हूं आपको। बात करते हैं विटामिन की कमी से बच्चों में कौन सा, मतलब रिकेटस किसकी विटामिन की कमी से होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की वजह से क्या होता है? आपका कमी की वजह से रिकेटस होता है। ए की कमी से क्या होता है? ए की कमी से आपका रोतुंदी और संक्रमण का खतरा होता है। और बी की कमी से क्या होता है आपका? बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और सी की कमी से क्या होता है आपका? सी की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना आपका होता है। जो रिकेटस होता है ना, ये रिकेटस
इसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? अस्थियों का मुड़ जाना या हड्डियों का मुड़ जाना। विटामिन की बात आई है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? रत एक टॉपिक से सभी ने याद किया हुआ। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन बी का नाम होता है आपका थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या होता है आपका? टोकोफेरोल। क्योंकि ये डायरेक्ट आपको ये पता होना ये पता होना बहुत जरूरी है ना। विटामिन आपके वो है ना, विटामिन के रासायनिक नाम ये पता होना जरूरी है ना। ठीक है जी। इसमें आपकी सब क्लोज आती है बी वाली, बी सीरीज वाली, बी1 बी2 बी3 वाली। वो जैसी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसे भी कवर करा दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से मरुस्थल क्या है? निम्नलिखित में से मरुस्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल नहीं, सॉरी, मशरूम। मरुस्थल पर लेकर गलती से। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक है जी ये। इन्हें क्या बोला जाता है? फंजाई। क्या बोला जाता है? फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या होता है जी? डायलिसिस। डायलिसिस का संबंध किससे है? किडनी की बीमारी से है। मानव शरीर में ना किडनी का कार्य क्या होता है बच्चों? ब्लड को फिल्टर करने का होता है। और इसके अलावा भी क्या होता है? इसके अलावा शरीर में जितने भी मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल साधारण भाषा में। हमारे शरीर में है ना बहुत सारे जो हम खाना खाते हैं ना उसमें कुछ हद तक ना विषैले पदार्थ चले जाते हैं। अब विषैले पदार्थ का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जहर जा रहा है, लेकिन कुछ अंश हल्का सा होता है जो हमारे शरीर को ज्यादा प्रभावित तो करता नहीं। लेकिन किडनी में है ना जो ब्लड को फिल्टर करती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, जैसे आपकी क्रिएटिनिन होते हैं, ठीक है, यूरिन वगैरह होते हैं, इन्हें ना बाहर इनका काम क्या होता है मैं दोबारा बिल्कुल बता देता हूँ साधारण भाषा में। चलो, मानव शरीर में किडनी का कार्य है ना ब्लड को फिल्टर करने के अलावा ना शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ जैसे कि आपके क्रिएटिनिन और यूरिन को ना बाहर निकालना है। किडनी में ना खराबी आने के कारण क्या होता है? इन्हें बाहर नहीं निकाल पाती है और विषैले पदार्थ क्या होते हैं? शरीर में जमा होने लगते हैं। ऐसे में ना जिन मशीनों की सहायता से रक्त को साफ करने की प्रक्रिया है ना, जो मशीन रक्त को साफ करे कहते नहीं क्या, उसके तो खून चढ़ने लग रहा है बाहर, खून चढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या है जी? आपका यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। जिसे कहीं से डिनोट करते हैं? सांकेतिक रूप क्या है इसका जी? यू है। परमाणु संख्या क्या होती है इसकी? 92 होती है। परमाणु द्रव्यमान होता है 238 और इसकी मोर्टिन हेनरिक नाम क्या था? मोर्टिन हेनरिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अडोप्टिंग होगा ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलो, हड़प नीति का सिद्धांत होता है बच्चों उसका नाम हिंदी में। ठीक है जी। राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हड़प नीति का सिद्धांत। जिन उस टाइम क्या था, जिस टाइम डलहौजी था, जिनके पुत्र नहीं होता था ना जिस राजा के, तो उसके राज्यों को ना ये क्या करते थे? उसे हड़प लेते थे, क्योंकि भाई पुत्र नहीं है कौन चलाएगा वंश, उसे क्या बोला जाता है? हड़प नीति सिद्धांत। और होता क्या है इस सिद्धांत में ना लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। और ये इस नीति के ना तहत सब उसने 17 नाम भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन सा था, सबसे बाद में कौन सा था उस टाइम, मतलब जो आपके वो थे ना राज्य, जैसे भी वर्तमान में राज्य जो आपकी जगह थी वो कौन कौन सी थी? 17 था। एक आपका सबसे पहले वाला जेतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध राज्यों को ना विलय किया गया था भारत में। भारत में रेलवे का जनक क्वेश्चन पूछा जाता है डलहौजी, ये आपको आंसर लगाना है। कैनिंग मतलब काना था तो क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय। कौन था आपका? कैनिंग था। कानवालिस स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? कानवालिस था। रिपन मतलब रिबन काटा था नियमित जनगणना के समय। कौन थे उस टाइम आपके गवर्नर जनरल? ये आपके रिपन थे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 हो जी।
कितने परसेंट? 0%। कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातुओं को ना जर्मन सिल्वर का नाम दिया जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है? जैसे पूछा जाता है ना, पीतल, पीतल किस किस का हो? पिताजी, पिताजी से याद किया कराता हूं ना मैं आपको। ता से आपका पीत है पीतल, ता से आपका तांबा, जी से आपका जिंक। तांबा व जिंक का मिश्रण क्या बनता है? आपका पीतल। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी होती है? कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु से क्या बनती है? जर्मन सिल्वर बोली जाती है। तीनों तत्वों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 50, 61 के लगभग, आपके 19 के लगभग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। फिल्म तारे जमी पर का निर्देशक, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1913 में। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि थी इनकी एक पुस्तक का नाम, उसके लिए दिया गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, 3-4 जो बार बार रिपीट होती है। गोरा है एक आपकी गोरा है, घर बाइने है आपका, जनगण मन और अमार सोनार बंगाल में इन्होंने ही क्या किया था? लिखी थी। जनगण मन भी इन्होंने गाया था, ठीक है जी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय 18। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अच्छा एक बात बताओ, एक मान 2-3 आपके आयोग होते हैं जिनकी अध्यक्ष की रिटायरमेंट उम्र कितनी होती है? 70 साल। ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। जब भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर सी बात है 65 साल में तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर होने की जज की उम्र होती है। 65 साल का रिटायर होने के बाद तभी तो उसका अध्यक्ष बनेगा। जब 65 साल का तो यहाँ पर बना ही है ये, तो 70 साल इसकी क्या होती है? डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? इसलिए इसकी 70 साल होती है। 70 साल क्यों होती है? 70 साल इसलिए होती है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनते हैं 65 साल में तो वो रिटायर हो आएंगे, तब फिर इधर कार्यकाल अपना पूरा करेंगे, ऐसा होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव मानव आयोग का जो होता है, इसका कार्यकाल 5 साल अथवा 70 वर्ष। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी, कि कौन सा मतलब क्या पैटर्न इसमें होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में स्थापित किया था। डेट याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1993 में। मानव अधिकार दिवस पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष की, प्रत्येक वर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। साइक्लोन हेलेन से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस टाइम की बातें, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगभेद के। इसके विरुद्ध जी, रंगभेद के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। नर्मदा नदी निम्न में से कहां से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। कहां से जी? नर्मदा नदी अमरकंटक कुंड है ना, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भारत की सबसे लंबी, यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो गोदावरी एवं कृष्णा के बाद पूरे भारत में बहती है। इतना आपको पता ही है सभी को। इस इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसी जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर की हत्या की? क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। किसने जी? उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ना माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने ना 13 मार्च 1900 क्या था जी आपका 13 मार्च को इसने क्या किया था? गोली मार दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। जब इन्हें कैंसर होगा था उस टाइम आई थी इनकी फेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। निम्नलिखित में से किसे भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये भारत के आपके राष्ट्रपति पद पर भी चुने गए थे 2002 में, इतना आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक स्टेट। कौन करता है जी? पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे की अयस्क का भंडार आपका है? अब तो वर्तमान में चेंज हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? 8 राज्यों से तो कर्क रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। इनके साथ के साथ नाम भी पता होना जरूरी आपके है। ये 3.5 डिग्री पर होती है आपकी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इतना आपको पता ही है। ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? 8 कौन कौन है आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर बच्चों अलग हो जाते हैं। प्ले लिस्ट में ये आपकी वन रिपोर्ट वाली है, आपकी एक वो कंप्लीट वो है ट्रिक वाली क्लास, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा, सब याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 30वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम थे आपके मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? योजना आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन पूछा जाएगा आपसे 15 मार्च, याद रखना है आपको, 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक आपका निकाय होता है। लेकिन क्या हुआ, योजना आयोग को ना 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। उसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया जिसका नाम क्या दिया गया? नीति आयोग। स्थापना पूछी जाएगी आपसे 1 जनवरी 15 पूरा 2015 को यह आपको बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल है जी भारत के आपके। अटॉर्नी जनरल बोले तो क्या कहा जाता है? महान्यायवादी, जो कि आपके अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत परिभाषित है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 के तहत क्या है? परिभाषित आपके हैं। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन 2014 की गणतंत्र परेड, पुराना क्वेश्चन है ये तो पूछा भी जाने का, अब का पता होना चाहिए। इसका डी का राइट आंसर है सीजो अवे। क्वेश्चन नंबर आपका 35, मानव हृदय में कितने चैम्बर आपके होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 आपके होते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर ए आपका ए बी, सर्वग्राही आपका कौन सा होता है? ए बी। अब मैं आपको बता देता हूं, 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। रक्त समूह में ना ओ को ना सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें है ना एंटीजन नहीं होती। एवं रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी बच्चों? लैड स्टीनर ने की थी। कब? 1900 में की थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। इतना आपको पता ही है। क्वेश्चन ये एक थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी मैं आपको कवर करा देता हूं। जो है ना आपका इसका रुधिर प्लाज्मा में ना पोन्थम्पिक और फाइब्रिनोजोनेन होता है। उसका निर्माण ना यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। इतना याद रखना है आपको, यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी। इसको बोलते हैं थल सेना। क्या बोलते हैं? थल सेना दिवस 15 जनवरी। 3 हमारे दिवस होते हैं, एक आपका वायु दिवस, एक आपका एक तो हमारे यहाँ भारत में ना 3 आर्मी है, एक आपकी थल सेना, एक आपकी जल सेना, एक आपकी वायु सेना। तीनों की मैं डेट याद करा देता हूँ, कंफ्यूजन कभी भी नहीं होने का। जो जमीन पर ड्यूटी कर रहे हैं 15 घंटे, हवा में ड्यूटी कितने कर रहे हैं? हवा बोले वायु वाले 8 घंटे। जल में कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? 4 घंटे। जल वाली 4, हवा वाली वायु वाली एयरफोर्स बोलते जिसे 8, जमीन वाली 15।
लगा के देख लेना, इससे सेट हो जाएगा आपके माइंड में। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम से। किससे नहीं गुजर सकती जी? वैक्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है एसिटिलीन। क्या है जी आपका? एसिटिलीन है आपका C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भीमसेन जोशी संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमसेन जोशी किससे संबंधित है बच्चों? गायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। संसदीय बोले तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए आपकी 25 साल, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 साल। लोकसभा हमारे किस अनुच्छेद में है? सहत संसद 79, रहस्य राज्यसभा 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था जी आपका? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से थे जी। गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य वंश से थे। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था इनका? यशोधरा। पुत्र का नाम इनका था प्यारा सा नाम राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 46, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये भी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। मैं आपको भी बताया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है आपका क्रांति की जय हो। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहनी ने अपने क्या किया था, एक वो क्या बोलते हैं कवाली में बात करते हुए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन की वो है आपके विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल से है। कथकली नृत्य किससे? आपका केरल से। और आपका एक आता है यशगान। यशगान कहीं से? ज्ञान करना कर्नाटक से। एक आता है कुचिपुड़ी, पुरी आदि आंध्र प्रदेश से। भरत कहाँ का? आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथक कहाँ का? आपका उत्तर भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार किससे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर से। लास्ट एंड 50 क्वेश्चन, किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत तथा अटलांटिक। ये अटलांटिक है बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करना है आपको, जिससे मुझे पता चल जाए कि क्लास आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।